नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनफरिद माशी तज्जियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज हमने बात करनी थोड़ी सी बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान की मार्केटों पर असर और उसके अलावा जो बजट में कारफरमाइयाँ की गई हैं उनके मुतल्लिक। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में आपको बता दूँ कि एक पेशगोई मैं आपको कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे जो ये मंजरनामा है, कहीं मैंने किताबों में पढ़ा था कि मिसाइल चलेंगे हवा में, है ना, और बैतुल मुक़द्दस के आसपास भी आकर गिरेंगे। खैर, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अल्लाह ताला करेंगे, इंसान के बस में क्या है। ताहम मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एहतियात बरती जाए, बैतुल मुक़द्दस और शहर यरूशलेम पर मिसाइल न दागे जाएँ। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, चाहे कोई भी कर रहा हो। खैर, दूसरी जानिब मैं आपको बता दूँ कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक जंग छिड़ गई है और अब ज़ाहिरी बात है पूरा मशरिक़ वुस्ता डिस्टर्ब हो गया है। ये दोनों, इनके बॉर्डर नहीं मिलते, ठीक है। तो बीच में सारे जो ममालिक हैं वहाँ पर भी हालात काफ़ी हद तक कशीदा हैं, क्योंकि एयर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। पाकिस्तान के अंदर किसी को इजराइल में मौजूद शहर जो हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं पता, तो वो तलफ़्फ़ुज़ के अंदर हैफ़ा कह रहे हैं। शहर का नाम है हाइफा, ठीक है। और ये बड़ा ही अहम शहर है हाइफा। इसमें दुनिया के और दीगर मज़ाहिब जो हैं उनके भी हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत कम लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं उनको तो जो है वो चीचों की मलियाँ के आगे शहरों के नाम नहीं पता, तो वहीं डींगे मार रहे हैं। तो ये शहर जो है यरूशलेम, जिसे लिखा जेरूसलम जाता है, ये दरअसल इस शहर का नाम या इस शहर से मंसूब बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही है। यह अंबिया अलैहिस्सलाम का शहर है, इसके इर्द गिर्द भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम भी यहीं पर है। और आम तौर पर यह तासुर लिया जाता है, औरंगज़ेब भाई, मैंने भी सुना था कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जब ये मिसाइल वगैरह दागे जाएंगे, शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का ये निशान होगा, शायद वक्त के महदी भी वापस आए। कुछ पता नहीं भाई मुझे, मैं प्रोग्राम के अंदर अमूमन ऐसी बातें करता हूँ जो आप लोगों की समझ में नहीं आती। वो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोग LED के दौर में ट्यूब लाइटें। खैर, यहाँ पर मैं एक गलत हो गया थोड़ा, खैर एनीवे जाने दो, अब जिसको लगनी थी लग गई। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब ज़फ़र मोती साहब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अहम मुद्दों के ऊपर फाइज रहे भी हैं और मौजूदा तौर पर भी बड़े एक्टिव मीडिया के ऊपर इस मौजू पर रहते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जनाब ज़फ़र मोती साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़फ़र मोती साहब के साथ दोबारा से राब्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दुनिया की मार्केटें तहस नहस हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने जब से क्रिप्टो में कदम रखने के बारे में सोचा, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गई। क्रिप्टो वाले हाथ जोड़े यार, पाकिस्तान ने क्रिप्टो ना आने देना। अच्छा खासा मार्केट में चल रहा था सब कुछ, अचानक पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हम क्रिप्टो में आएंगे। क्रिप्टो मार्केट बर्बाद, तबाह। जिसने $1000 लगाए थे उसके 100 भी नहीं बचे। एजाज भाई, यकीन करो, वहां इलोन मस्क की नौकरी चली गई। वो कह रहा है यार कि पाकिस्तान वालों को क्रिप्टो में मत आने देना, इन लोगों ने मेरी भी मामलात बिगाड़ दिए। यार सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। खैर, ज़फ़र मोती साहब मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र मोती साहब का तारुफ मैं करा चुका हूं। ज़फ़र मोती साहब, दुनिया की स्टॉक मार्केट तबाह बर्बाद। पाकिस्तान के अंदर जाहिरी बात है, हमारी मार्केट कुछ और ही तर्ज पर चलती है, तो पाकिस्तान की मार्केट का क्या होगा? ख़ास तौर पे अभी जो मशरिक़ वुस्ता के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। सुबह बैंक से आ रहा हूँ, मैं खुद बैंक में मैंने रेट देखा, 285 से ऊपर डॉलर का रेट था। जो कोई और बोले तो उसकी मर्जी, मैं अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख कर आया हूँ। जी देखिए, दुनिया में ये जो अब इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी आप कहें कि दुनिया से हम अलग हैं, ऐसे तो है नहीं। मैंने गलती से जब 1,26,000 हुआ तो मैंने कहा अब प्राइस फ्लोरिंग 1,22,000 की होगी, अगर कोई मसला भी हुआ तो। उस टाइम किसी का ख्वाब ख्याल में नहीं था कि जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ये कि अपना जंग छिड़ी हुई है, अपने बॉर्डर से अटैच्ड है। और
हम भी रेड अलर्ट पर हैं, डॉलर भी रेड अलर्ट पर और कैपिटल मार्केट भी रेड अलर्ट पर है। और अभी आपको पता है कि फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि धनाधन 10-10%, 5-5% से ऑयल के प्राइसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो है ये मूवर एंड शेकर हो रहे हैं। इसराइल जो है वो कह रहा है कि अमेरिका को पता था, ईरान कह रहा है अमेरिका को पता था, अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका नहीं, नहीं लेकिन मान रहा। अमेरिका कह रहा है मुझे नहीं पता था, बात खत्म। हाँ, तो यही तो कह रहा, अमेरिका नहीं मान रहा है। तो अब ये तो एक तो डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। दोनों फरीकैन को बिठाने की कोशिश है कि भाई दुनिया के इकोनॉमिक एक डैमेज है ही ऑलरेडी। पहले डैमेज हुआ ट्रम्प के वो करतब दिखाने का, ट्रेड वॉर शुरू करा दी थी। देखिए, फिर ये हमारे कौमें ऊपर दोनों बहुत तेज हैं। जफर मोती साहब, आप बचपन से देख रहे हैं, ये दोनों कौमें बहुत तेज हैं। एक जी। ईरान की कौम, ये भी बहुत तेज हैं। ये इतने फनकार हैं, दुनिया में जहां जाके बसते हैं, चाहे ये किसी भी मुल्क के अंदर दुनिया में हो, ये बहुत फनकार लोग हैं। दूसरे इजराइल वाले बड़े फनकार हैं, अदाकार हैं। इन दोनों कौमों ने बगैर सोचे समझे ये हरकतें नहीं की जो भी ये कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, दोनों पहले रिप्रकशंस के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए। मेरे ख्याल आप भी अपने बचपन से देख रहे होंगे और मैं भी अपने बचपन से देख रहा हूं। भाई, जब ये इतना प्रोग्रेस नहीं हुई थी दुनिया में इंफॉर्मेशन की, तो मेरे चाचा 70 से मेरे वालिद ने उनको भेजा था अमेरिका। तो वो इस एरिया को चेक करने के लिए ईरानी न्यूज यूज करता था। और ईरान के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो मुसलमान कंट्री है कि नहीं है, अगर उसकी किसी मुस्लिम कंट्री से नहीं बनती है तो उसके ऑपोजिशन वाले से वो बना लेता है। फिर जब ड्रॉट आता था कुवैत में, कुवैत से नहीं इनका था, लेकिन इन्होंने उधर भी पानी भेजना और शुरू किया, ग्लेशियर भेजा। तो ये जो इनकी डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से बिल्कुल फर्क है। अभी आप देखिए कि जब पहले तो इसराइल उसके जो जो जगह पर उनका इन्फ्लुएंस था उधर ही ऐसे अटैक करता था, लेबनान में हिजबुल्लाह पर, सीरिया में, इराक में। लेकिन अब वो डायरेक्ट अटैक पर एक दूसरे के आ गए, जो किसी के भी ख्वाब ख्याल में नहीं था। यानी ये ठीक है, नहीं, उन्होंने क्योंकि पहले से इजराइल ने प्रिपेयर। पूरी प्लानिंग की ना सर। पहले जी देखें, जी, तो इजराइल ने ये प्लानिंग प्लानिंग आज करके की नहीं है। लबनान ये में और फिलिस्तीन के अंदर ईरान के जितने हामी थे उन पर हमले किए, उनको किसी तरह उन्होंने पैसिफाई कर दिया और फिर उसके बाद उसने ये काम किया। वरना जब वो दोनों मौजूद थी, ये जो जमातें, तो तब इनको प्रॉब्लम होती थी बहुत कि ये डायरेक्टली अटैक कर सके। जी बिल्कुल, देखिए ना, लेकिन ये प्लानिंग इस साल की, इस महीने की नहीं है। ये प्लानिंग 8-10 साल से चल रही होगी हाँ, हाँ। कि किस तरह करना है। उसमें सोने पर सुहागा कि हमास ने भी अपना काम उतारा, जिसका आज तक फलस्तीनी तकलीफें उठा रहे हैं। ना उनको पानी के लिए है, ना उनके पास एड पहुंच रही है। जब एड लेने जाते हैं तो उन पर फायरिंग कर देते हैं। तो ये चारों तरफ ये उधम मचा दी है इसराइल ने। वो ग्रेटर इसराइल की कॉन्सेप्ट, कंस्पायरेसी, थ्योरी सब आ रहे हैं। तो ऐसी झूठी सच्ची खबरों के अंदर कैपिटल मार्केट पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की हिली हुई है। तो उसमें अभी इस अच्छा, वो पर कमेंट ऐसे ही करना मैंने बड़ा मुश्किल है। मासूमाना सा सवाल पूछना था। वो बाकी जितने मुसलमान ममालिक दरमियान में मौजूद हैं, उर्दन वाले बड़े अच्छे शरीफ लोग हैं, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क, इराक है हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब का भी एक हिस्सा आता है अगर आप एरोस्पेस देखें तो, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क कुवैत का भी एक हिस्सा आता है अगर आप एरोस्पेस देखें तो ये तमाम, और सीरिया भी आता है। तो ये क्या मामला है? ये मिसाइल जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी 4 घर छोड़ के मिसाइल कोई मार रहा है तो बीच में हालात खराब नहीं होंगे? मेरा तो ख्याल होंगे। नहीं होंगे ना, उनकी पहले से निगोशिएशन हुई है कि वो जो है इस मामलात में नहीं बोलेंगे। और कई तो ऐसे हैं जो ईरान से खाइफ भी हैं, और वो जो है उसका इधर का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देखकर उनको पसंद ही नहीं था। सर, तो ऑयल ये की कीमत तो बढ़ गई ना, तो इन अदर वर्ड्स, वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज दैट आर ओपेक मेंबर्स। एम आई करेक्ट? मैं बिटवीन द लाइंस। वो तो ये हर किस्म की जंग जब होती है, चाहे इधर की हो, चाहे वेनेजुएला में हो, चाहे कहीं पर भी हो, साउथ अमेरिका में हो, मैक्सिको में हो जाए सिविल वॉर, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है।
No, but ये no जो matter how much they pump the oil right now, no matter how much supply side is supported, oil prices will go up. Is it correct? नो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा। जैसे ये अपना वॉर का एंड होगा तो दोनों तरफ वाले तैयार हैं, मुझे तो लगता है एक होप है कि दोनों टेबल पर आ जाएंगे, और ट्रम्प यही चाहता है कि दोनों टेबल पर आ जाएं, और ट्रम्प ये भी चाह रहा है कि ईरान अमेरिका से भी निगोशिएट कर ले। ये सब मुझे लगता है विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक हो जाएगा, और 1 वीक और 1.5 वीक में आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस पे स्टेबल हो जाएंगे। बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खबरें आज़ाद ज़राए से सुनी हैं, समझी हैं, आई थिंक कि एस्केलेशन में जो इंटेलेक्चुअल लॉसेज हैं वो बहुत हाई लेवल पर हुए हैं। जहाँ तक मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लॉसेज, लीडरशिप लॉसेज बहुत हाई लेवल पर हुए हैं। क्या कहते हैं आप? हुए हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने नीचे 50 और आदमी तैयार रखे हैं। देखिए, ये अभी आप कह रहे थे कि दोनों बड़े ही इंटेलिजेंट कौमें हैं, तो फिर दोनों ने अगर ये किया है का ये वॉर स्टार्ट की है, तो जिसने भी की है, ये दोनों तरफ का काउंटर हो रहा है, लेकिन दोनों को है, तो फिर एक तरफ आप इंटेलिजेंट कह रहे हैं, दूसरे आप सोच रहे हैं कि अगर ऊपर के सब साइंटिस्ट चले गए या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या ऐसा चला गया, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट विद इन स्पैन ऑफ 1 आवर ये कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा। हाँ, हुआ तो है, इंटेलेक्चुअल डैमेजेस तो हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पर मारना, ये मुझे टेक्नोलॉजी की नई एक दौड़ शुरू कर देगा कि भाई स्पेसिफिक एरियाज पर मारो। ऐसा नहीं हो कि पूरा जैसे कार्पेट बॉम्बिंग होती है। डीएनए आइडेंटिफायर सर, डीएनए आइडेंटिफायर्स, ये डीएनए आइडेंटिफिकेशन से ये फॉलो करते हैं। खैर, किसी और दिन ये टेक्नोलॉजी डिस्कस होगी कि कैसे ये डीएनए आइडेंटिफायर्स यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट बायो वॉर्स भी नाजरीन इसी तर्ज पे बनाई जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां बनाई जाती हैं जो मखसूस डीएनए को अटैक करती हैं और उन्हीं पर असरअंदाज होती हैं, और कुछ बीमारियां भी ऐसी आती हैं कि जो बनाई जाती हैं लैब्स के अंदर, और वो भी ख़ास डीएनए को असर करती हैं। खैर, ये छोड़ते हुए ज़फ़र मोती साहब, पाकिस्तान की मार्केट में आ जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की मईशत जो है दुनिया की सबसे मजबूत तरीन मईशत है। मुंह में क्या चला गया यार? या तुम लोग ये रोका करो, ये क्या चीज़ चला गया, समझ जाएं आप बात को। वो दरअसल बुजुर्ग ने मुझे दुआ दी थी कि बेटा गलत बात टीवी पे कर नहीं पाओगे तुम। खैर, एनीवे, ज़फ़र मोती साहब, बात ये कि आपने अपनी स्टॉक मार्केट को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, और अब अगर डॉलर के निस्बत पाकिस्तान के करेंसी की डिवेल्यूएशन होगी तो अनफॉर्चुनेटली बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें डॉलर की कदर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन इस जंग में कुछ फ़र्क आ गया। क्या वजह है, इसको जानूंगा। अगर फिर रुपये की डिवेल्यूएशन हो गई या इसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आ गई तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मोती साहब, कैपिटल मार्केट के अंदर जो एक एग्रीगेट गेन है आपका, अनफॉर्चुनेटली वो डाइल्यूट हो जाएगा अगर डॉलर की कदर जो है बढ़ जाती है और रुपए की कम हो जाती है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सब जो हो रहा है, ये वॉर के इफेक्ट्स हैं। वॉर के इफेक्ट्स में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उससे इकोनॉमी में क्या होगा, बैंक्रप्सी पर क्या होगा, आईएमएफ किस तरह हैंडल करेगा, अपना डोनर कंट्रीज क्या हैंडल करेंगे, अरब वर्ल्ड में क्या इसका इफेक्ट आएगा, ये सब जगह पर गोल्ड का क्या आएगा। अभी तो आपने गोल्ड को नहीं नहीं टच करें, आप टच करें, हमारे सुनने वाले, बिल्कुल देखने वाले जानना चाहते हैं, गोल्ड का भी इम्पैक्ट जानना चाहते हैं। क्या होगा गोल्ड पे, बताएं। बस गोल्ड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये आज से नहीं, 1000 साल से ये हो रहा है कि जब भी कोई जंग वंग होती है तो सबसे पहले जो कमोडिटी जो से गोल्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ा सीन हो गया एक ना, आपको पता होगा पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है, लोग मर्द हजरात जो हैं वो ये प्लेटिनम और पैलेडियम, और पाकिस्तान में तो ख़वातीन भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक ज़माने में गोल्ड से ज़्यादा महंगा होता था, अब गोल्ड से आधो आध हो गया, कीमत उसकी भी बढ़ रही है, लेकिन ये जो बाकी प्रेशियस मेटल्स हैं इनकी वो अहमियत नहीं है जो गोल्ड की है। ये अंडरस्टूड बात है, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि दुनिया में जैसे वॉर की क्राई होती है ना, आज से नहीं सदियों से,
तो लोग जो है वो सबसे सेफेस्ट कमोडिटी समझते हैं प्रेसियस गोल्ड में, स्पेशली गोल्ड को। देखिए सिल्वर में भी इतना नहीं हुआ अपना, कोई आप खुद बता रहे हो पैलेडियम और ये सब। गोल्ड जो है ना वो, और एक अमेजिंग बात बताऊं कि ये चीज में सबसे ज्यादा ये बड़े सगीर जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें है तकरीबन 13% प्राइवेट सेक्टर में लेडीज के पास इंडिया में गोल्ड है, यानी उनकी ओनरशिप है। यानी वो अपने घर में भूखे मर जाए लेकिन वो गोल्ड जरूर खरीदेंगे। और यही वजह है कि ये गोल्ड की जो ताकत है वो आपको नजर आती है हर जगह। रिजर्व में भी दुनिया में नोट छापने के सामने गोल्ड रखते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड तो रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, इनके पास है पोर्ट नॉर्थवर्क में। तो ये चीजें जो है ये इनका अफेक्ट नहीं, पाकिस्तान के पास भी है। रिको डिक में हमारे पास गोल्ड ही गोल्ड है। आपको नहीं पता रिको डिक में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक में भी अपने को, फिर उससे पहले हम कहते थे कि सैंड डिक में भी है सोना, तो फिर हमने आधा टाइम लगा दिया सैंड डिक में, फिर रिको डिक में। वो तो माइनिंग करके निकलेगा ना। ये तो हमारे को अलग से इकोनॉमी में भी रखना पड़ता है, करेंसी के सामने रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं। तो ये गोल्ड डिफरेंट होता है। ये तो ऑलरेडी ब्लॉक्स में बना हुआ परफेक्टली वो होता है, रिफाइंड होता है। रिफाइंड आप कह रहे हैं बेसिकली रिफाइंड सेलेबल गोल्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं आप, जो गोल्ड रिजर्व का हिस्सा बन सकता है। दुनिया के लिए ये जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए ये जरूरी है कि अपने मुल्क में वो गोल्ड रखे। एनीवे, तो ये तो अभी वॉर की कहानियां चल रही हैं, यहाँ पर बजट पेश हो रहे हैं, यहाँ पर अभी भी इकोनॉमी एज इट इज जैसी थी वैसे चल रही है, लेकिन ये इफेक्ट जो है ये वॉर खत्म होते ही सही हो जाएगा। अच्छा, एंड यू आर प्रेडिक्टिंग दैट दिस विल नॉट गो बियॉन्ड 1 वीक, 1.5 वीक मैक्स, और फिर एवरीवन विल बी बैक ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, सो दैट विल बी मोर फेवरेबल। आज ही इंडिकेशन दे दिया है ईरानियन मिनिस्टर ने कि भाई हम तैयार हैं अभी भी। और कल परसों इनके जो इंटेलेक्चुअल थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने तो कहा था कि वी वर ऑलरेडी ऑन द, यानी मुज़ाकरात हमारे तो चल रहे थे उस टाइम, वी वर नेगोशिएटिंग। जी जी, यल्दा को बोला उसने, यल्दा को ना, यल्दा से हमारी कौम बड़ी अपसेस हुई है पाकिस्तानी, जबकि इनको पता नहीं है कि दरअसल यल्दा का ये जो एटीट्यूड है ये इस वजह से क्योंकि यल्दा इज एन अफगानी, और वो थोड़ा सा बुरा मान गई थी क्योंकि जाहिर बात है अफगानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। उसने दूसरों को ब्लेम किया इन चीज़ों के लिए, हमारे लोग समझे नहीं। एक ज़माने में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे जो कि अब अंदर हैं, उन्होंने जाके गोंडोया को बोल दिया था उल्टी बातें, क्योंकि उनको समझ नहीं आई थी। आपको याद होगा एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल वो अंदर हैं। तो वो समझते नहीं है कि जर्नलिस्ट भी जो होते हैं उनके भी बायसेस एग्जिस्ट करते हैं। खैर एनीवे, नहीं तो वो तो आप अगर पीछे जाओगे तो मार्क टेली भी आपको नजर आएगा, वो ब्रेकिंग द कर्फ्यू जिसने लिखी थी वो भी नजर आएगी। भाई देखो, मैं पाकिस्तानी हूं ना, इवन इफ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, अगर मैं अंग्रेजी में बात भी कर सकता हूं, अगर मेरे मुल्क के मुफाद में कोई बात होगी तो वो तो नेचुरल बात है ना। मैं किसी भी चैनल पे बैठा हुआ तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने मुल्क को डिफेंड करूंगा। एम आई राइट? राइट, इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल। मेरा मैं ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। हमारे लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो नेशनल ऑब्सेशंस बना लेते हैं। इसीलिए इन्होंने पलकी शर्मा को भी ऑब्सेशन बना लिया, आपको पता होगा, पता नहीं आप जानते हैं पलकी शर्मा? ये ऑब्सेशंस बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, नए खिलाड़ी आ जाते हैं, नए ऑथर्स आ जाते हैं। दोनों तरफ का जो नैरेटिव होता है, प्रो कंट्री और एंटी कंट्री, वो हर मुल्क में ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो वो जो नैरेटिव है वो जाहिर है, अगर मार्क टेली आकर इधर करता है तो उसको तो इवन इंडिया ने भी उसको बैन किया था। अच्छा, लेट मी ब्रिंग यू टू एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, दिस स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आई हैव बीन इंटरव्यूइंग यू नाउ, आई थिंक 1.5 डेकेड से ज्यादा हो गया। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहली दफ़ा आप मुझे फ्लोर पे मिले थे, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे इट्स गॉट टू डू विद ट्रेडिंग, लेकिन अब आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। एक तो ये है कि यू योर सेल्स, मेनी ऑफ द पीपल हु आर यू नो ब्रोकर, अब मैं कहूँ, या पीपल हु आर इंडल्जिंग इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो ऑलरेडी ऑनलाइन है। सो यू आर कंपीटिंग विद अदर्स हु आर ऑनलाइन। अब इसके अंदर कुछ रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं, कुछ रेगुलेटेड सेक्टर में नहीं आते। फिर आप लोगों ने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, पहले पीमेक्स बना लिया, अब जाहिर बात है वो दैट इज ऑल्सो ए कॉम्पिटिशन टू यू। लेकिन इशू ये है कि इन दिस कॉम्पिटिशन
I am assuming people will slowly shift from PSX to more profitable markets. Am I correct? Correct my statement. नहीं, ये तो अभी जो हो रहा है फिनोमेना जो चल रहा है वो आप देख लो कि यही प्रॉफिटेबल मार्केट्स के अंदर ही जा रहे हैं ना, जो जंग जिसको फेवर करती है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। जंग जैसे खत्म होगी तो फिर PSX की तरफ आएंगे। कमोडिटीज अब में भी देखिए, आप मैं एक देखें मिसाल ना, देता हूं आपको। यहीं पाकिस्तान में भी एक कंपनी थी, उसने ऑफर किया कि मैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता हूं। ऑनलाइन भी थी। एक कंपनी थी छोटी सी, ग्राफिक कार्ड बनाया करती थी, एनवीडिया उसका नाम था। आज दुनिया की सबसे प्रेशियस कंपनी बन गई एनवीडिया। किसी ने अगर उसके शेयर्स में पैसा लगाया तो अब ये एक्सेस एक जमाने में सिर्फ उनके पास था जो बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन अब ये एक्सेस हर किसी को मिल गया है। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? यार यू करेक्ट भाई, दुनिया ही बदल गई है ना। आप ये देखो ना कि ये पिछले 3-4 साल में आपके मोबाइल का ही खाली एप्स का और ये जो है वो कितना डिफरेंस आ गया है कि लोग तो अब के हाथ से मोबाइल छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये है तो इनकी जान में जान है। जी, यू राइट। लेकिन पाकिस्तान क्या प्रोएक्टिव है? क्या हमने गेयर अप किया है अपने टेक बेस को कि हम अपनी मार्केट को इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखें कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आ सके? क्या हमने कोई सिंपल मैकेनिज्म बनाया है कि कोई किसी मुल्क में भी बैठ के KYC करवा के हमारी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो एक ब्रोकर या एक एक्सचेंज पर काम कर रहा हो? क्या हमने ऐसी कोई कोशिश की है पाकिस्तान में, या कोई ऐसा तो कोई है, लेकिन उसका इफेक्ट ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर जो FATF ने किया है तो KYC करवाना और उनको लाना और उनको क्लीन चिट दिलवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वो जो है परेशानी में परेशानियां बढ़ती हैं। तो अब जो है इन्होंने किया है, लेकिन अपने ऊपर तो पाकिस्तान के ऊपर तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी है। पाकिस्तान के ऊपर तो ईमेल्स ये आती हैं कि भाई ये आदमी, अच्छा हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये चेक इन्होंने दिया है, ये चेक इनके कंपनी से आया है, इनका बैंक से निकला है, उसके पीछे कौन सी रकम लगी है? क्या किस तरह एक स्टॉक ब्रोकर को पता चलेगा? तो ये मुश्किलात हैं। अभी तक तो अल्लाह खैर करे ये मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सर, इतने छोटे से बेस के साथ ना आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतना बड़ा फुटप्रिंट अपना मेंटेन कर पाएगी फ्यूचर के अंदर, अगर आपके पास इन्वेस्टर बेस नहीं होगा। इन्वेस्टर और चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो गया है। इन्वेस्टर को अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में, कैपिटल मार्केट में लाना है तो आपको वही विड्थ और डेप्थ वाली बात जो मैं और आप पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, उस पर वर्क करना पड़ेगा। नहीं, प्राइस डिस्कवरी तो हो रही है। अच्छा। और डेप्थ भी मार्केट में आ जाती है जब ये कंडीशंस इन द वर्ल्ड नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं तो। लेकिन मसला वही है कि नए क्लाइंट्स को, नए इन्वेस्टमेंट को लाना और उनको उनका KYC करवाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है उसको भी हम ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट, उसके लिए भी लवाजमात बहुत हैं। अभी आप देखो कि क्रिप्टो के बातें शुरू हो गई कि क्रिप्टो इधर ऑफ ऑनलाइन करेंगे, क्रिप्टो शुरू होगा। क्रिप्टो भी, कमोडिटी भी। अब देखें ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप हमारे कमोडिटी एक्सचेंज में जाते हैं तो लड़की मांगते वक्त इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जितनी आपकी हो जाती है। ये लाओ, वो लाओ, फलां लाओ, NTN लाओ, ये वाले टैक्स पेयर हो, ये हो, वो शनाख्ती कार्ड। ऑनलाइन लोग जाके कमोडिटी में डील करते हैं, वो लोग भी X20 मार्जिन के ऊपर खेल सकते हैं, X15 मार्जिन। आपको पता होगा कमोडिटीज़ के अंदर इतनी वॉलीटिलिटी नहीं है, और गोल्ड में तो आपको पता है अभी मार्केट के अंदर तो वो पता नहीं कितना मार्जिन आपको दे रहे हैं। आप खेलो, इन्वेस्ट करो। तो फिर मैं आपकी डोमेस्टिक कमोडिटी मार्केट में क्यों आऊँगा? मैं तो ऑनलाइन चला जाऊँगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। नहीं, तो जाते हैं ना लोग, ऑनलाइन जाते हैं। अभी जो आप क्रिप्टो के, हम लोग क्यों सोच रहे थे कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट के अपन इसको लीगलाइज करें, लिजिट करें। जब अपना ये मीटिंग चल रही थी तो आप देखो कि ना स्टेट बैंक इसके फेवर में था, ना SECP थी। तो ये यकीन करो, जिस दिन से आप लोगों ने बात की है क्रिप्टो की, क्रिप्टो मार्केट तबाह हो गई है। जी, क्रिप्टो मार्केट तबाह हो गई है। देखें, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिप्टो वाले बर्बाद हो गए। इस तक के देखो, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उस बेचारे की भी नौकरी मारी गई।
भाई वो गलत बोल रहा हूँ मैं आपको? एलन एलन मस्क के वालिद से मिला है साकिब। अच्छा, मिले आप? हाँ, हाँ साकिब तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों एक साइड पे होने चाहिए। अब हाँ। एलन मस्क तो ये दोनों WWE के प्लेयर हाँ। हैं, ट्रम्प और एलन मस्क। ये ऐसी खेल खेलते रहेंगे, वो झगड़ा करेंगे फिर वापस आएंगे। बट क्रिप्टो, इनकी इनकी अलग यू मार्केट नो और द अलग धंधा सिचुएशन चल विद रहा है। क्रिप्टो राइट नाउ। आई थिंक कि अगर अब पाकिस्तान एंट्री लेता भी है तो आई डोंट थिंक इट वुड बी द, आई थिंक टाइमिंग इज एवरीथिंग। जैसे नहीं नहीं, वो रियल तो एस्टेट हम में हम लोग तो कहते हैं देखे ना, लोकेशन, इस तरह यहाँ पे टाइमिंग इज एवरीथिंग, यू नो, टाइमिंग इज एवरीथिंग। माइनिंग तो सब हो गई क्रिप्टो करेंसी हाँ की, अब बहुत कम बच गया है। हाँ। तो ये जो है बिटकॉइन का, तो वो जो है ये हम लोग लेट हो गए। लेकिन अभी अगर इसको, इसके पेपर वर्क को इसका शुरू होता है मुझे तो कहीं दूर जाकर इसका फिर हमें कुछ। I think we are obsessed as a nation, country and government about regulations. क्या हम रेगुलेट कर लेंगे? यार पढ़े लिखे तो आप लोग इतने हो नहीं। मैं अभी टीवी पर ही बयानात पढ़ रहा हूं, अब आप बोल रहे हो कि हम एआई को रेगुलेट करेंगे। और यार प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने आप नहीं पढ़े लिखे हो कि आप लोग ये सब चीजें सोच रहे हो। यार आप लोगों ने फोन के ऊपर व्हाट्सएप के मैसेजेस के अलावा आज तक कोई ऐप यूज करी है? हाँ अंकल आपने, यार आपको तो ईमेल भेजना नहीं आता अंकल, आप कह रहे हैं कि मैं एआई के लिए इस्तेमाल करूंगा। खैर यहां पर जफर मोती साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। जफर मोती साहब, व्हाट इज दिस obsession with over regulation in Pakistan? Sometimes you want to regulate crypto, something that cannot be controlled. Sometimes you want to regulate the stock markets. Sometimes you want to regulate AI. अब ये मैंने नया सुना है, we want to regulate AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम रेगुलेट करेंगे। यानी हम इतने बड़े फनकार बादशाह बन गए हैं कि अब हम ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करेंगे जो कि अनकंट्रोलेबल हैं। कल कहेंगे ये मौसम को रेगुलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी क्यों ज़्यादा हो रही है, हम गर्मी को रेगुलेट करेंगे। खैर एनीवे जफर मोती साहब, आई वांट टू नो व्हाट दिस ऑब्सेशन विद ओवर रेगुलेशन। जी ये हम नहीं चाहते होते, लेकिन ओवर रेगुलेटेड हो गए हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी भी ब्लैक में ज्यादा है और वाइट में बहुत कम है। तो जो ब्लैक को है वो पूरी दुनिया अब नफरत से देखती है और वो कहते हैं कि भाई आप रेगुलेट हो जाओ। नहीं, लेकिन आपका जीडीपी ग्रोथ रेट तो ज्यादा रहा है जब आप अनरेगुलेटेड थे। जिस दिन से आप रेगुलेशन लेकर आए आपका जीडीपी ग्रोथ रेट मिनिस्कुअल है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपकी जीडीपी चलती ही अनरेगुलेटेड में, अनरेगुलेटेड पैसे के ऊपर चल रही थी ना, वो एफएटीएफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बंद करा दिया है। तो अब वो जो है जाहिर है फिर उसका कॉस्ट एंड इफेक्ट तो आता है। तो वही आया कि वो बिजनेसेस बंद हो गए और लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो बैंकों में रखने की जगह छुपा दिए हैं और वो जो है नॉन फाइलर बन कर बैठे हुए हैं और नॉन फाइलर पर जितनी भी सख्तियां करो उनको परवाह नहीं है। वो फाइलर बन कर थोड़े या किसी के हाथ में देकर वो काम करवा लेते हैं। No, but it comes as a very odd awakening for us कि हमें अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान ने, मैं कहूँगा कि एस्टाउंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है उन सालों में जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की है। एंड इंडोर्स दैट इफ़ यू कैन विद some figures and numbers, I can tell you even the stock exchange grew much more when we were relatively less regulated and moving towards economic liberalization. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम के आदाद और शुमार डिफरेंट थे। उस टाइम दुनिया में भी अनरेगुलेटेड इकोनॉमी चल रही थी। अब दुनिया में हर जगह हटवा दिए गए हैं। तो वो मुल्क जो अनरेगुलेटेड थे वो भी अब रेगुलेशन में आ रहे हैं। पूरा अफ्रीका देख लें, पूरा आप साउथ अमेरिका देख लें, पूरा आप जो मिडल ईस्ट का भी कुछ एरियाज हैं जो अनरेगुलेटेड थे, फार ईस्ट पूरा अनरेगुलेटेड था, वो सब सेट हो रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। उनको पता है कि ये जो नया ऑर्डर है वो नया ऑर्डर है। नहीं, लेकिन मैं वेस्ट में मैं गया हूँ, वहाँ पे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होती है। नो डाउट देयर इज़ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग एंड लॉट ऑफ कंप्लायंस। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि वहाँ पर कारोबार ख़राब नहीं हो रहा होता इस वजह से। वो बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ हर चीज़ के ऊपर। लाइसेंसिंग है, आप वेस्ट में चले जाएं, नो इशू। दे आर कंटिन्यूसली विजिटिंग बिजनेसेस, चेकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट और रॉन्ग, दे आर इंश्योरिंग कंप्लायंस एट्सेट्रा। पर फिर भी उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे बेहतर है। हाउ कम? मुझे समझ में नहीं आती। क्या रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ओवर कंप्लायंस है ना ममालिक में, ऐसी बात नहीं कि वहाँ ओवर कंप्लायंस नहीं है।
ओवर कंप्लायंस है वहां पर, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई वहां पर बेकरी चला, ये ओवर कंप्लायंस उनकी सालों से है। हाँ हम तो झटके वाले हैं ना झटके कि में भाई कर- बस अभी 3 महीने में ये सब कर दो, ये सेटिंग कर लो। अब वो नहीं होती है। वो अब 50 साल से कोई कंप्लायंस में है, कोई 40 साल से है, तो उनको इजी भी होता है, वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं। यहाँ तो आता है कि भाई अचानक के भाई ये चलो ये नो योर क्लाइंट करो, अगर क्लाइंट की शक्ल नहीं देखी है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप तो मर गए आधे से ज्यादा। फिर वो जो ऑनलाइन जा रहे हैं उनका अभी तक चेक्स एंड बैलेंस क्या कहाँ हो रहा है कि भाई ये किधर से आ रहा है पैसा, इनका कहाँ से हैं ये बच्चे जो ऑनलाइन हो रहे हैं, उन्होंने क्या टैक्सेस भरे हैं, उनका पैसा किधर से वाइट है, कुछ नहीं पता है। बड़े मजे मजे के सवाल उठा दिए आपने, मेरे पास वक्त मुख्तसर। आपका बहुत All शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।